बनाने के लिए डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब नामवर तजियाकार कालम निगार मौजूद हैं, लाइन पर मौजूद हैं। हम उनसे सारी सूरत हाल पर डिस्कशन करते हैं। डॉक्टर काशिफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ सर। बहुत शुक्रिया, आपने खसूसी वक़्त दिया। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हुकूमत अपनी बका की जंग लड़ने में मसरूफ़ अमल है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत किस हद तक कामयाब हो जाएगी? देखिए, हुकूमत में तो जो भी होगा, बात रियासत की है, पाकिस्तान की है, वो कहाँ पे है। जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके आज तक ये मसाइल तो हम जमहूरियत के नाम पे देख ही रहे हैं ना, कि क्या नहीं हुआ। कभी हमने मुजीब को उसका हक नहीं दिया, इधर हम उधर तुम कह दिया गया। अब वो पसे पर्दा कुव्वत कोई भी हो, उससे हमें गर्ज नहीं होती। गर्ज इस चीज से है कि जो सामने बैठा हुआ है, जो हुक्मरान है, जो पोजीशन है, वो अगर इस्तेमाल होते हैं तो क्यों इस्तेमाल होते हैं? क्या मतलब कब्र नहीं है उनकी, दुनिया से जाना नहीं है? सवाल ये है। टेक्निकलिटी देखनी पड़ती है कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं तो गलत हाथों में गलत तरीके से क्यों इस्तेमाल होते हैं। और मौजूदा हुक्मरान की अगर हम बात करें, बात पाकिस्तान की है। पाकिस्तान को बेहतर चलना चाहिए और हुकूमत को 5 साल अपने पूरे करने चाहिए। अच्छा, डॉक्टर साहब, मुझे ज़रा ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो वर्डिक्ट आई है उस हवाले से जो मुनहरफ पीटीआई के अरकान असम्बली हैं उनको वोट डालने का हक, आईनी हक हासिल है, उससे कोई भी नहीं रोक सकता। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि जी बिल्कुल कोई जलसा भी, कोई रुकावट भी नहीं होगी, उनके रास्ते में कोई जलसा भी नहीं होगा। वो बिल्कुल अपने आईनी हक जो है, अपना कानूनी, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सूरत हाल है तो इसमें आप क्या समझते हैं कि अभी तक हुकूमत उनको राम भी नहीं कर सकी? क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि वो अभी तक मुखालफ ही हैं और उनकी तादाद में जिस तरह के ये इशारे मिल रहे हैं कि वो बढ़ती जा रही है? देखें, फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, ये सारी कबातें हैं। ये 90s के दौर में हम लोग वापस चले गए हैं और ये बहुत ही काबिल मुजम्मत चीज है। और पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो पंजाब में अपना वजूद खो चुकी है प्रैक्टिकली, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को खत्म करने की कोशिश की थी पंजाब से। और हुआ ये कि वो उसका अपना देहांत हो गया, वो खुद दुनिया से या पंजाब से चली गई। उसके नतीजे में जो पीटीआई वजूद में आई, वो वहां सारे वही लोग हैं जो एंटी नून लीग थे। ठीक है। हाँ, एंटी नून लीग लोग थे, वो पीटीआई में आए। वो सारे के सारे वही लोग हैं जो नवाज शरीफ को वोट देना पसंद नहीं करते, जो मुस्लिम लीग के एंटी थे। अब वो, जैसे पहले किसी जमाने में एंटी भुट्टो सियासत होती थी, अब एंटी नून लीग, आप यूं कह लिए मुस्लिम लीग सियासत है। तो वो उसका महवर जो है पीपल्स पार्टी से मुड़ के वो पीटीआई की सूरत में चला गया। और ये भी एक हकीकत है कि वो सारे लोग पीपल्स पार्टी छोड़ के आए, उन सबको लग रहा था काफिला, और कि कौन सा काफिला डूब रहा है, कौन सा काफिला कामयाब है, हुकूमत तक वो आ गए। अब उनका वापस जाना या ना जाना वो तो अहमियत नहीं रखता ना, लेकिन वक्त ने एक और चीज भी साबित की कि पीटीआई की जो इमरान खान या उनके जो जुमला तमाम उनके करीबी लोग थे पार्टी में, उन्होंने फैसला किया इलेक्टेबल के नाम पे, कुछ लोगों को टिकट भी ऐसे दिए। शायद वो वक्त था कि जो ये अपने पीटीआई के 20-20 साल से काम करने वाले कारकुनों को टिकट देते सूबाई में, कौमी में, या उनको लेके आगे चलते तो बेहतर होता, आज ये दिन ना देखना पड़ता। और आज वही सारे लोग दोबारा पीटीआई को बचाने के लिए बाहर आ रहे हैं जिनको 3-4 बरसों में पूछा ही नहीं गया था। ये भी एक सवाल पैदा होता है कि क्या इमरान खान इसके ऊपर गौर करेंगे? अगर उनकी हुकूमत बच जाती है तो वो उन लोगों को वापस किसी जगह पे लाएंगे जो अपने वर्कर हैं, जो बड़े ही मुखलिस लोग हैं, उनका भी ख्याल करना चाहिए उनको। जी बेहतर है। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब जहाज़ भर भर कर आप लाते थे और उनके गले में पीटीआई का झंडे का बना हुआ एक रुमाल, मफलर डालते थे, तो उस वक्त ज़मीर फरोशी नहीं आपको नज़र आई? अब जब वो अपने ज़मीर के मुताबिक, पीटीआई के जो मुनहरफ अरकान है वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देने जा रहे हैं, आप कहते हैं जी वो ज़मीर फरोश हो गए, वो बेज़मीरे हैं, वो हॉर्स ट्रेडर हैं, वो धोखेबाज हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा,
ये बुनियादी बात ये कि कहना कि पीटीआई के वो अफराद जो पीपल्स पार्टी से आए थे उनको वो अब वापस जा रहे हैं, तो अब वो एक फर्क है ना उनमें। जब उन्होंने 2018 से पहले 17-18 में जब उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की, उनके गले में पीटीआई के दुपट्टे डाले गए या स्कार्फ कह ले या जो भी कपड़े डाले गए, वो उस वक्त वो इलेक्शन जीते हुए नहीं थे। वो इलेक्शन हुए हैं 18 में, वो जीत के पीटीआई में वो किसी मकाम पे पहुंचे हैं, एमएनए एमपीए बने। तो अब वो पीटीआई का हिस्सा है, वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है, ना किसी और पार्टी का हिस्सा है। वो उनका अब जाना और अब इमरान खान का ये कहना कि ये लोटे बनते हैं, उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि वो गलत है। जैसे हजारे में अयूब फैमिली आप देख लें, हर दौर में उन्होंने जो भी पार्टी आती रही वो उसमें चले जाते हैं। और ये है कि अब वो देखें बल्दिया के इलेक्शन में हारे वो लोग बड़े बुरे तरीके से। और ये भी तो फैक्ट है ना कि जब आप मिसाल देते हैं उन लोगों की जो हर दौर में हर पार्टी में जाते हैं, तो उसमें फर्क होता है ना। पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो रही थी, तो इसलिए वो लोग सब यहाँ पे आए। उन्होंने अपनी सियासत तो खत्म नहीं करनी थी ना। जब सियासत खत्म होने वाली हो तो लाजिम होता है आपको इंतखाब करना होता है। लेकिन अब ये कहना कि उनमें से कुछ लोगों को, अब नदीम अफजल चंद जैसे लोग वापसी का रुख उन्होंने किया है, लेकिन वो पहले भी कोई ऐसा कोई फाल या कोई इतने लेवल पे नहीं थे। उनके भाई, उनकी फैमिली के लोग तो अभी भी पीटीआई में है। इसका मतलब है कि वो एक उम्मीद थामे हुए कि अगर पीटीआई के हालात अच्छे हो गए तो नदीम अफजल हो सकता है दोबारा वापस पीटीआई में आ जाए। सर ये तो अलग रंग है ना दुनिया के, लेकिन इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होता, रियासत किसी और तरह चलती है। जी बेहतर है सर, आपका पॉइंट आ गया। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि फवाद चौधरी साहब ने जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया है अदालत उज़्मा में, उसमें उन्होंने कहा कि अब करप्शन रोकी जाएगी और ये जो बेज़मीरी का, हार्स ट्रेडिंग का एक ट्रेंड जो है अरसा दराज से हमारी सियासत में है, इसका कला कमा हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया और आर्टिकल 63A की तशरीह जो है वो काबिल कबूल हुई, उनमें से कहा गया कि कौन सी तशरीह काबिल कबूल होगी, कि आया कि इनको वोट देने का हक़ हासिल है या नहीं। अगर वोट देने से रोका जा सकता है तो फिर इन पर ताहयात पाबंदी भी लगाई जा सकती है, और इनकी जो बेज़मीरी है उनको हम किस तरह, यानी कि इसका दरवाज़ा बंद कर सकते हैं कि एक पार्टी जब आइनी तौर पर बहरान में हो, सियासी तौर पर बहरान में हो, उस वक्त जो है बंदे उसका साथ छोड़कर दूसरी तरफ जो है जंप कर जाते हैं। जी, सबसे बुनियादी चीज है कि इन लोगों का इस तरह से आना जाना, और इससे पहले इतनी ज्यादा मुज़ाहमत कभी नून लीग, पीपल्स पार्टी किसी ने की नहीं जब भी फ्लोर क्रॉसिंग होती थी। इस मरतबा तो ये पहली मरतबा है कि ये एक सियासी पार्टी इस तरह स्टैंड ले रही है फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ कि नहीं होनी चाहिए। और अगर पीटीआई का ये मौक़िफ़ है तो ये गलत तो नहीं है ना, वो ये कहने में हकबा जानिब है। और वो पहली दफा इक़्तिदार आए हैं, उन्होंने लोग लाए, कैरियर खत्म हुए लोगों को उन्होंने इज्जत दी। लेकिन ये जो भी अगर आप कहते हैं कोई इस्तेमाल कर रहा है तो आप इस्तेमाल क्यों होते हैं, सवाल ये पैदा होता है। आपकी कोई फाइलें बनी हुई हैं जिसकी वजह से आप इस्तेमाल होते हैं, आपके अंदर कोई कोताहियां हैं, किरदार के अंदर कोई कमी है जो इस्तेमाल हो रहे हैं, और इतने खुलेआम आप इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये तो वाकई सवाल पैदा होता है ना। अवाम, नौजवान नस्ल बड़ी परेशान है कि इस मुल्क में 1990 की 30 साल बाद वो नस्ल जो 10 साल की थी आज 40 साल की उम्र की है, और वो 10 साल की उम्र में जो चीजें देखी थी फ्लोर क्रॉसिंग, आज वो 40 साल की उम्र में देख रहे हैं। जो बच्चे आज 20 साल के वो भी परेशान है कि ये कौन से दौर में, हम किस मुल्क में रहते हैं कि आज भी फ्लोर क्रॉसिंग होती है। ये तो बड़ा शर्मिंदगी का मकाम है हमारे लिए कि हम, ये नई नस्लों को क्या मिल रहा है। तो ये काबिल मुज़म्मत है, ये नहीं होना चाहिए, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। और हुकूमत पीटीआई का मसला नहीं है, ये तो रियासत पाकिस्तान का मसला है कि एक हुक्मरान जब आएगा, हुकूमत जब बरसर इक़्तिदार आएगी, उसको आप काम तो करने दें ना। आप ये कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत में महंगाई हो गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, तो पूरी दुनिया में बढ़ रही है। ये वो फैक्ट्स हैं जिनसे आप डिनाई नहीं कर सकते। आप ये देखें बाइडेन का भी हालात वहां पे भी वही है अमेरिका के, कि वहां
पेट्रोल बढ़ रहा है तो उसके हालात भी अच्छे नहीं है। हो सकता है कल को ट्रंप की हुकूमत आ जाए, तो बाइडेन के लिए तो अच्छे नहीं है ना। मौजूदा अमेरिकन हालात के भी, उनके भी अमेरिकी हुकूमत के हालात भी अच्छे नहीं है। भारतीय हुकूमत भी बड़े टेंशन में है पेट्रोल के ऊपर। तो ये तो नॉर्मल चीजें हो गई है ना। नॉर्मल से मुराद ये कि सारी दुनिया एक चीज को फेस कर रही है। हम ये कहें कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चलती, इमरान खान के पास का काम नहीं है। हाँ, ये हकीकत है कि असद उमर का एक वो डिजास्टर की एक सूरत इख्तियार कर चुके हैं। लोगों को जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन आप पेट्रोल को बुनियाद नहीं बना सकते कारकर्दगी के साथ। और अगर पीटीआई के अच्छे कामों की हम बात करें तो सिटीजन पोर्टल बेशक पुराना एक कदम होगा, उस पर काम हो रहा होगा, लेकिन उसको इनिशिएट इस हुकूमत में किया गया। तो अच्छा, इसी तरह से हेल्थ कार्ड साबका गवर्नमेंट में बेसिकली आया था, लेकिन वो आजमाइशी मराइल में था। लेकिन इन्होंने देखे फंड तो रखे ना मौजूदा हुकूमत ने, पीटीआई ने। आप ये कहेंगे उन्होंने उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल लपेटा तो नहीं ना, हेल्थ कार्ड को लेके आगे चले। उन्होंने खैबर हुकूमत में किया, पंजाब हुकूमत में पीटीआई की हुकूमत लेके आई। आज आप देखेंगे उसके अंदर आप सोएब आपको नजर आते हैं। हम कहते हैं नून लीग का मंसूबा था, लेकिन नई हुकूमत ने उसको मुकम्मल इंप्लीमेंट किया। तो इसका मतलब है कि आप पीटीआई की हुकूमत को क्रेडिट दें कि उन्होंने फंड रखा इस काम के लिए मरकज में, सूबों में, जहां जहां उनकी हुकूमत है। तो ये अच्छा कदम पीटीआई के हमें देना चाहिए। हाँ, ये है कि मेट्रो बस थी इस्लामाबाद के एयरपोर्ट तक जानी थी, वो पीटीआई से नहीं हो सका। वो 3, 3.5, 4 सालों में भी वो अब तक उसको नहीं चला सके। ये एक अफसोसनाक काम है। जो अच्छे काम है हमें उनकी बात करनी चाहिए। हमें इससे गर्ज नहीं है कि हुकूमत पीटीआई की है, नून लीग की है। हम तो वो बात कर रहे हैं जो हकाइक पे मबनी है, ख्वाह हुकूमत जो भी हो। और मौजूदा हुकूमत की खूबियां हैं, हमें एतराफ करना चाहिए। जो खूबियां नहीं है उनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए कि वो उनको बेहतर करे। और मेरे ख्याल में यही एक तजियाकार का काम है कि वो बात करे। हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम तो हकाइक के साथ हैं, फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। जी, आपका पॉइंट आ गया सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा कि रियासत मदीना बनाने के नाम पर धोखा दिया गया, और दूसरा साथ उन्होंने कहा कि जी इनकी खारजा पॉलिसी जो है वो नाकाम है। जो वज़राए खारजा की OIC के प्लेटफॉर्म से इनेकाद किया जा रहा है कॉन्फ्रेंस का, वो सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए है, उसमें कश्मीर एजेंडे पर शामिल नहीं है। सर, इस हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिएगा। देखें, बुनियादी बात यह कि अगर OIC का इजलास हो रहा है, पहले बिलावल की तरफ से आए कि हम, जहां तक मैंने पढ़ा, कि हम होने नहीं देंगे। फिर कुछ बात ख्याल आया कि नहीं यार ये अच्छा, फिर ऐब उसमें आप निकालते हैं। देखिए, इब्तिदा तो पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी ना। बिलावल के जो नाना थे उनके दौर में था, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई। तो उनको तो ये खुशी महसूस करनी चाहिए, उनको तो ये बयान देना चाहिए कि जो पौधा मेरे नाना ने यहाँ पे लगाया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी ब्लॉग बनाने की एक बात की थी, उसको वो आगे लेके चले, ये बात कहनी चाहिए थी। अच्छा, दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी की बुनियादों में सोशलिज्म की बुनियादें हैं उसकी। अच्छा, उसके असरात अच्छे बुरे हमने 70 में 70 में देखे कि जब तमाम बैंक्स नेशनलाइज कर दिए गए, पूरा मुल्क नेशनलाइज हो गया। जितने कारोबारी तबका था उन सबको तो इतना बड़ा धचका दिया गया कि वो आज तक संभल के नहीं दिए। और उसके बाद मुल्क जिस तरक्की में जा रहा था अयूब दौर में, वो 70 में आपने उसको 0 पे स्टार्ट कर दिया था, बल्कि -100 पे ले गए आप सोशलिज्म के नाम पे। नेशनलाइजेशन का जो तजुर्बा है, मैं उसको तजुर्बा कहूंगा, वो एक नाकाम तजुर्बा साबित हुआ। और उसके नतीजे में बाद में आप देखें ना, आपने 90s के बाद आपने जाके वो सारी चीजें वापस उन लोगों को देना शुरू की। तो ये तो हकायक है ना। हाँ, आप सेठ को जो है, बिजनेसमैन को कंट्रोल में रखते हैं कि वो टैक्स दे, उसकी एक लिमिट्स हो, लेकिन आप उससे बिजनेस उसका ले लें, ये तो ज्यादती है। जिसमें कहीं भी ऐसी चीज नहीं थी। और ऐसे तजुर्बात शायद आप देखें ना कि चाइना भी उस तरह से नहीं चल रहा आज, वो भी अपनी मार्केटें ओपन करके दुनिया में अपना बिजनेस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि सोशलिज्म के अंदर भी तब्दीलियां आई हैं और बहुत सारी चीजें तब्दील हुई हैं। जैसे आप इस्लामाइजेशन करने एकदम से हैं तो आप तालिबानाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, आप रेडिकल हो जाते हैं, आप हार्डलाइनर हो जाते हैं। दुनिया इतनी हार्डलाइनर नहीं हो सकती, ख्वाह वो सोशलिज्म हो, ख्वाह वो इस्लामाइजेशन हो, कोई भी इज्म हो,
उसके अंदर आपने म्याना रवि के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। एकदम जो बड़े इकदाम होते हैं वो खौफनाक होते हैं, उनका नताइज कोई भी सोसाइटी, कोई भी रियासत फौरी तौर पे वो कबूल नहीं कर सकती, और वो एकदम जलजले की कैफियत होती है। आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, चाहे आपका कोई भी नजरिया हो, और आप एकदम से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, और यही एक खूबी है। जी, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब ज़रा ये भी गोशगुजार कीजिएगा कि अभी हाल ही में जो उन्होंने कहा कि इंडिया के हवाले से जो खारजा पॉलिसी है वो हुकूमत पाकिस्तान की किसी हद तक नाकाम रही है। आप क्या समझते हैं कि स्पेशली जो कश्मीर में जुल्म सितम, जबर बर्बरियत का निज़ाम जारी है, सफाकियत का निज़ाम जारी है, उसके अलावा हाल ही में इंडिया ने जो एक मिसगाइडेड सा मिज़ाइल भी जो है वो हमारी हदूद में फेंका है, तो इस मौके पर इस सारे सिनेरियो को आप देखते हुए क्या नहीं समझते कि हुकूमत पाकिस्तान को और ख़ुसूसी तौर पर इमरान ख़ान को आलमी दुनिया के सामने जो है इस सारे मामलों को रखना चाहिए और एक मजबूत स्टांस लेना चाहिए, एक मजबूत बयानिया डेवलप करते हुए इंडिया की अच्छी खासी मजम्मत की जानी चाहिए और उसको किसी न किसी तौर पर जो है वो बैकफुट पर धकेलना चाहिए? देखें, बुनियादी बात यह है कि एक तो ये जो मिसाइल का आपने कहा, इस पे तो कोई डिफेंस एनालिस्ट ही शायद बेहतर बता सकेगा। मैं तो राय देने से कासिर हूं, इसके ऊपर मेरी कोई राय नहीं हो सकती, क्योंकि डिफेंस के मामले होते हैं दो रियासतों के, ये फौजी उमूर हैं, ये बुनियादी, इन पे कोई फौज का तर्जुमान राय दे देते वही बेहतर होती है। आम तजियाकार या हम जो तजिया दे रहे हैं, हम डिफेंस के तजियाकार नहीं है, हमारा डिफेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये डिफेंस के मामला हैं और ये डिस्कस भी नहीं होने चाहिए। एक चीज आ जाती है उस पे और उस बयान को काफी समझा जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी जानिब आप आ जाते हैं, दूसरा एक और भी आपने बात की, वो दोबारा अगर मुझे बता दें। ये कश्मीर के मामले पे कि जो अच्छा देखें, कश्मीर के जी कश्मीर के मामलात पे अगर हम बात करें या इंडिया के बाद हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ये देखें कि जब मार्शल्लाह लगता है तो इंडिया से हमारे ताल्लुकात डायरेक्ट एकदम से हो जाते हैं। जब मार्शल्लाह नहीं होता, जमहूरी हुकूमतों में इतना जोर ही नहीं होता कि वो भारत के साथ या किसी और मुल्क के साथ डायरेक्ट बात कर सके। यानी कि प्रैक्टिकली हमारी खारजा पॉलिसी हम जमहूरी हुकूमतों के हाथ में इतनी होती ही नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं होते या वो इसके अहल उनको रखा ही नहीं जाता कि वो बात करें। जब देखें, जब मुशर्रफ ने जाके डायरेक्ट जो स्टेप्स उठाए, वो कौन सी अदाकारा थी, रानी मुखर्जी की भी तारीफ कर दी। ज़ियाउल हक के दौर में अगर देखें तो शत्रुघ्न सिन्हा भी पाकिस्तान आते रहे, क्योंकि उनकी बेटी को वो अदाकार पसंद थे तो वो भी आ जाते थे। हर दौर में आप देखें ना, अयूब के दौर में एक डिफरेंट दौर था। जाल एजिटेशन भी हमारे सामने फिल्म की नजर आती है, जब जाल फिल्म रिलीज हुई उसके ऊपर भी हमने शूट डेवलप किए। तो ये तो आम चीजें हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री बंद कर दी जाती है, भारत की फिल्म इंडस्ट्री के साथ हम जाके वो कर देते हैं। लेकिन जब मार्शल्लाह होता है, देखें हमारे पास बुनियादी तौर पे दो फेजेस हैं हमारे पाकिस्तान में हुकूमत के, दो किस्म के, हम यूं कह लीजिए कि दो तरह की हुकूमतें हमारे पास चलती हैं। एक जमहूरी हुकूमतें होती हैं और एक मार्शल्लाह की हुकूमतें होती हैं। और मौजूदा हुकूमत को तो हम हाइब्रिड हुकूमत कह सकते हैं, जिसमें अब तक वो उनके साथ चलते रहे, लेकिन अब चूंकि उनके शायद, मुझे नहीं पता कि इख्तलाफात हैं या नहीं है, लेकिन अगर हैं, अगर वो उनके साथ चल रहे हैं तो शायद उनको ये हालात उनको ना नसीब होते। और जो मार्शल्लाई हुकूमतें हैं जितनी, वो तो 9 साल 10 साल करके जाती हैं ना, एक इशरा करती हैं, और उनके थोड़े से हालात 5-6 साल के बाद ही खराब होते हैं या उनके हाथ से निकलते हैं, और उनके हाथ में जब तक रहती हैं चीजें। और मार्शल्लाह के दौर अगर हम देखें तो अयूब का दौर वाहिद था जिसमें शायद उस दौर में यकसुई भी थी, तो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हम कहते हैं हुई, और बहरहाल इसमें कोई गलत बात नहीं है, वाकई हुई। और लेकिन अयूब के दौर को भी हम टेक्निकली इतना बेहतर नहीं समझते कि अयूब ने बहुत अच्छे, लेकिन साथ और बहुत सारे, मौजूद सर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, साथ ज़रा ये बता दें कि खारजा पॉलिसी जो इमरान खान की हुकूमत की है, ये किसी हद तक आप कामयाब समझते हैं या नाकामी से दो चार है? देखें, खारजा पॉलिसी इमरान खान की हुकूमत की नहीं हो सकती, खारजा पॉलिसी रियासत की होगी, दाखिला पॉलिसी
संसद की होगी, और खारजा पॉलिसी बनाई जाएगी पार्लियामेंट में बैठ के, यानी कि ओपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मिलकर तय करेंगे कि किस हुकूमत के साथ हमने, भारत के साथ किस जगह पे चलना है और किस जगह पे नहीं चलना, और हमने दुनिया के किस मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात कैसे रखने हैं। ये है खारजा पॉलिसी। और एक है लॉन्ग टर्म पॉलिसी और एक है शॉर्ट टर्म पॉलिसी। कलील मुद्दती और तवील मुद्दती, दोनों मुद्दतें जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठ के तय होनी चाहिए। वो ना पीटीआई की हुकूमत तय करेगी, ना नून लीग बैठ के तय करेगी, ना कोई और पार्टी बैठ के बात तय करेगी। ये बेसिकली पार्लियामेंट से ये चीजें तय होनी चाहिए, और इसीलिए हम पार्लियामेंट को सुपीरियर समझते हैं खारजा पॉलिसी और इवन के दाखिला पॉलिसी के मामले में। हमारी दाखिला पॉलिसी में हम आज तक ये नहीं तय कर पा रहे कि अफगानी हमारे पास 70s में आ चुके थे, वो आज तक वापस नहीं गए, वो शनाख्ती कार्ड लेके घूम रहे हैं हमारे पास। अगर सिंध में भी आप देखें कि स्पीकर भी गालिबन रहे, मैं नाम बोल रहा हूँ, आगा दुरानी कोई थे, वो भी अफगानियों के साथ उनकी पिक्चर्स भी हम देखते हैं, वो सपोर्ट भी करते रहे सिंध में। और यहाँ पे भी अगर आप देखें कि जो पश्तो है बुनियादी तौर पे तो काबुल की सरकारी जबान है ना, अफगानिस्तान की जबान है, उसके बोलने वाले पाकिस्तान में भी बहुत से हैं। जब वो अफगानिस्तान से आते हैं या पश्तो बोलते हैं तो हमें लगता है कि शायद वो पाकिस्तानी हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। और ऐसे कितनी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, कई इदारों में लोग बैठे हुए हैं अफगानी, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड बना के। हमें सबको उनको आइडेंटिफाई करके पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड लेना चाहिए और उनको फौरी तौर पे मुल्क बदर करना चाहिए, और ताहयात उनकी आमद पे पाबंदी लगानी चाहिए। ये है आपकी दाखिला पॉलिसी का हिस्सा और खारजा पॉलिसी का भी। जी, आपका पॉइंट आ गया सर। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, आप क्या समझते हैं कि तरीन ग्रुप जो है वो अपना वजन किस पलड़े में डालेगा? देखिए, तरीन ग्रुप, जो बुनियादी तौर पर हम लफ्ज ग्रुप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो साउथ पंजाब जिसको हम कहते हैं, जनूबी पंजाब, जिसको पीपल्स पार्टी जरदारी जो थे वो लगे रहे, वो पीपल्स पार्टी के इसको सूबा भी हम अलग बना दें। सराइकी का लफ्ज भी 62 से पहले हमने कभी नहीं सुना था, वो सिंध में ये लफ्ज इस्तेमाल होता था, यहाँ भी हो गया। फिर ये सराइकी भी बुनियादी तौर पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो मकामी लोग तो नहीं है ना, वो सारे के सारे मीर चाकर रिंद के जमाने में वो यहाँ पे पंजाब में आए, और ईरान से होते हुए बेसिकली तो कुर्दिस्तान के बलोच हैं ये सारी चीजें थी, और ये फैक्ट्स बेस है। और ये चूंकि मकामी नहीं थे, पीटीआई के साथ चलने वाला होता, तो आज का दिन उनको इसलिए देखना पड़ रहा है। और जहांगीर तरीन ग्रुप का तो, जिसको ग्रुप क्या, साउथ पंजाब के जो ग्रुप है, इनका कोई वो थोड़ी है, कोई सियासी पार्टी थोड़ी है ना, इनका कोई मंशूर है। ये तो जो हुकूमत होगी, जिसको कहते हैं जो जीते ओदे नाल, तो ये तो जीतने वाली पार्टी के साथ रहते हैं। इनको यकीन हो गया पीपल्स पार्टी आ सकती है तो उसके साथ चले जाएंगे। इनको यकीन हुआ कि नून लीग आएगी तो ये पीपल्स पार्टी की तरफ देखेंगे भी नहीं आंख उठा के आखिरी टाइम पे ये। और आप ये देखें ना कि आजाद लड़ना इलेक्शन पसंद करते हैं लोग, उसकी वजह यही है कि ये इलेक्टेबल्स हैं, और ये इलेक्टेबल्स वो नासूर है जिसको कहिए कि जो किसी पार्टी के साथ नहीं होता, क्योंकि वो उसकी एक अपनी पार्टी होती है। डॉक्टर साहब, वक्त की किल्लत है, मेरा क्वेश्चन आखिरी आपसे कि आईनी बहरान जो है वो शदीद होता जाएगा आने वाले दिनों में, या हुकूमत इस पर काबू पा लेगी? मुझे नहीं लगता कि कोई बुरहान, अव्वल तो ये कि इस वक्त कोई बुरहान नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। ये मार्च 2022 में कोई आईनी बुरहान मौजूद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की, उन्होंने पंजाब में ऐसा वजीर आला लेके आए जिसकी वजह से आज पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी कह रहा हूँ, पीटीआई इस बुरे हालात का शिकार है, और उसी की वजह से उनको ये दिन देना पड़ रहा है। मजबूत वजीर आला होता पंजाब में, आज उनके लोग इधर से उधर हिलते भी नहीं अपनी जगह से, और ये हकाइक पे मबनी चीजें हैं, और इनको समझना चाहिए। इनको वजीर आला तब्दील करना चाहिए था, लेकिन अब वो वक्त नहीं है कि ये वजीर आला तब्दील करे, इनको नहीं करना चाहिए, और बेहतर हालात हो सकते हैं, और अल्लाह ताला ने चाहा तो बेहतरी की तरफ जाएंगे। जमहूरियत को जिंदा रहना चाहिए, और हर वो कुव्वत जो जमहूरियत को हटाना चाहती है या पार्लियामेंट को यूं कहिए उसकी तौहीन करना चाहती है, हम उसके साथ तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं होगा ना। और सियासतदान उसकी साइड है, तो इसका मतलब है वो सियासी लोग नहीं है। जो भी अदम एतमाद ला रहा है वो गैर सियासी कदम उठा रहा है, और उसको अपने आप को सियासी पार्टी नहीं कहना चाहिए।
चाहे वो नून लीग हो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे। नाजरीन, बात सिर्फ ये